हाय एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे तो इलेक्शन एंड देयर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। आपने कभी एक चेस गेम प्ले किया है? व्हाट वुड हैपन इफ द ब्लैक नाइट सडनली स्टार्ट मूविंग स्ट्रेट रादर इन 2.5 स्क्वायर्स? सो और व्हाट वुड हैपन इफ इन अ गेम ऑफ क्रिकेट देयर वर नो अंपायर्स? किसी भी स्पोर्ट्स में हमें कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है। चेंज द रूल्स एंड द आउटकम ऑफ द गेम वुड बी वेरी डिफरेंट। तो सिमिलरली एक गेम्स में भी हमें कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। इम्पार्शियल अंपायर की ज़रूरत पड़ती है जिसका डिसीजन सारे प्लेयर्स एक्सेप्ट करें। रूल्स and the umpire have to be agreed upon before we begin to play a game. What is true of a game is also true of elections. There are different rules or systems of conducting elections. Elections भी conduct करने के different rules होते हैं। Election का outcome depend करता है उन rules पे जो हमने adopt किए हैं। We need some machinery to conduct the elections in an impartial manner. Since these two decisions need to be taken before the game of electoral politics can begin, these cannot be left to any government. That is why these basic decisions about elections are written down in the constitution of our democratic country. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे constitutional provisions के बारे में regarding elections and representation. We shall focus on the importance of the methods of election chosen in our constitution and the implications of the constitution provisions regarding impartial machinery for conducting elections. तो हम देखेंगे कुछ suggestions for amending the constitution provisions in this respect. After reading this chapter, you would understand different methods of elections, characteristics of the system of elections adopted in our country, importance of the provisions for free and fair elections, and debate on electoral reforms. अब बात करेंगे इलेक्शंस और डेमोक्रेसी के बारे में। सो हम दो सवाल पूछते हैं अपने आप से। कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? बिना इलेक्शंस कराए क्या डेमोक्रेसी को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या हम इलेक्शंस को कर सकते हैं, इलेक्शन होल्ड कर सकते हैं बिना डेमोक्रेसी के? सो हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम में इन क्वेश्चंस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे फ्रॉम वट एवर वी हैव लर्न सो फार इन द प्रीवियस क्लासेस। पहला जो क्वेश्चंस है हमें रिमाइंड करता है रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत। लार्ज डेमोक्रेसी में जितने भी सिटीजन्स हैं वो डायरेक्ट पार्ट नहीं ले सकते हर एक डिसीजन मेकिंग में, राइट? सो देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है और ये हम आम जनता ही इनको इलेक्ट करती है। दिस इज हाउ इलेक्शंस बिकम इम्पोर्टेंट। जब भी हम कभी सोचते हैं इंडिया के बारे में एज अ डेमोक्रेसी, हमारा माइंड इनवेरिएबली टर्न टू द लास्ट इलेक्शन पे टर्न करता है। इलेक्शंस हैव टुडे बिकम मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो वी ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे डिसीजन मेकिंग में एंड इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। एंशिएंट सिटी स्टेट्स की बात करें जैसे ग्रीस में, सो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती थी। मैनी वुड कंसिडर लोकल गवर्नमेंट स्पेशली ग्राम सभा टू बी द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, ग्राम सभा में क्या होता है, डेली डिसीजन होते हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस होता है। 17 फरवरी 1957 जैसे इलेक्शंस आर कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी, बट ये जो कार्टून है डिपिक्ट करता है केओस इंस्टेड। इज दिस ट्रू ऑफ इलेक्शंस ऑलवेज? इज इट गुड फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? चलिए चैप्टर को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ आने लगेंगी। बट ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसको हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब डिसीजन लाखों लोगों पे निर्भर करता हो, एंड लाखों भी और करोड़ों लोगों पर भी। दिस इज वाई rule by the people usually means rule by people's representative. Rule by the people का मतलब होता है rules by people representative. In such an arrangement citizen choose करते हैं अपने representatives को, वो in turn actively involve होते हैं in governing and administering the country. Method followed to choose these representatives is referred to as election. Thus
The citizens have limited role in taking major decisions and in running the administration. So they are not very actively involved in making of the policies. Citizens are involved only indirectly through their elected representatives. In this arrangement, where all major decisions are taken by elected representatives, method by which people elect their representatives become very important. Second question remind us of the fact that जितने भी इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक नहीं है. लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शंस होते हैं. इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स आर वेरी कीन टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक. वो शो करते हैं कि हम एक्चुअली में डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं. So they do so by holding elections in such a way that it does not threaten their rule. Can you think of some example of such non-democratic elections? आप सोच सकते हैं क्या non-democratic elections के बारे में? What do you think would distinguish our democratic from our non-democratic elections? What can be done to ensure that हमारी जो देश में elections होते हैं would be conducted in a democratic way? This is where constitution comes in. Constitution of our democratic countries lays down basic rules about elections. Details are usually left to be worked out by laws passed by the legislator. Basic rules क्या है, जैसे कि कौन एलिजिबल है वोट के लिए, कौन एलिजिबल है कॉन्टेस्ट करने के लिए, who is to supervise elections, how do the voters choose their representatives. Okay, so how do the voters choose their representatives? How are the votes to be counted and representatives elected? मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सारे सवालों के जवाब देता है. जैसे कि आप देख सकते हैं पहले 3 क्वेश्चंस आर अबाउट इंश्योरिंग दैट इलेक्शंस फ्री हो, फेयर हो एंड इनको इस वजह से हम डेमोक्रेटिक बोल सके. लास्ट जो 2 क्वेश्चंस है वो इंश्योर कर रहे हैं फेयर रिप्रेजेंटेशन. तो इस चैप्टर में यू विल कंसिडर बोथ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अबाउट इलेक्शंस. अब यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है विच इज ऑफ नो यूज. सो इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, यू मे हैव नोटेड अबव आ रेफरेंस टू डिफरेंट मेथड्स और द सिस्टम ऑफ इलेक्शन. आपने सोचा होगा कि ये किस बारे में है. यू मे हैव सीन और रीड अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शनियरिंग और electioneering or campaigning in the election. But what are different methods of elections? क्या होते हैं different बेटा? There is a system of conducting election. Authorities होती हैं, rules होते हैं, do's and don't do's के बारे में. Is that what election system is all about? तो आपने सोचा होगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कुछ नीड्स टू राइट डाउन कि कैसे वोट्स को हमें काउंट करना है, कैसे हमें रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना है. Isn't that very obvious? पीपल्स जाते हैं, वोट करते हैं, कैंडिडेट्स जिसको हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं उसका इलेक्शन में वो उसको इलेक्ट कर लिया जाता है. दैट इज व्हाट इलेक्शन आर ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो व्हाट डू वी नीड टू थिंक अबाउट इट? वी नीड टू, बिकॉज ये जो क्वेश्चन होता है वो इतना भी सिंपल नहीं है जितना ये अपीयर हो रहा है. वी हैव गोट सो यूज टू आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस दैट वी थिंक दैट देयर कैन नॉट बी एनी अदर वे. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में पीपल वोट करते हैं एंड उनकी जो प्रेफरेंस है वो डिसाइड करती है कि कौन कॉन्टेस्ट को विन करेगा. बट देयर कैन बी वेरी डिफरेंट वेज जिसमें लोग अपनी चॉइसेस बनाते हैं एंड बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिसमें उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं. ये जो डिफरेंट रूल्स होते हैं गेम के कैन मेक डिफरेंस टू हु द विनर ऑफ द गेम विल बी. कुछ रूल्स फेवर करते हैं बिगर पार्टीज को, कुछ रूल्स हेल्प करते हैं स्मॉलर प्लेयर्स को, कुछ रूल्स फेवर कर सकते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी को, कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइनॉरिटीज को. तो हम देखेंगे ड्रामेटिक इंस्टेंस टू सी हाउ दिस हैपन. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग को जरा ध्यान से देखो. नवभारत टाइमिंग्स की क्लिपिंग है. पहली बार कांग्रेस को 3/3 बहुमत. सो इफ इट टॉक्स ऑफ वन हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियाज डेमोक्रेसी.
In the Lok Sabha elections of 1984, Congress party came to power, winning 415 out of the 583 election Lok Sabha seats. So यहाँ पे कहने का मतलब है कि more than 80% seats यहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है. Such a victory was never achieved by any party in the Lok Sabha. So what did this election show? तो यहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी 1/4 ऑफ द सीट्स. क्या इसका मतलब ये है कि 5 में से 4 इंडियन वोटर्स ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया था? एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है. टेक अ लुक एट द एनक्लोज्ड टेबल. कांग्रेस पार्टी को 48% वोट्स मिलती है. इसका मतलब है कि 48% ऑफ दोज हु वोटेड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स put up by the Congress party, but the party still managed to win more than 80% of the seats in the Lok Sabha. Look at the performance of other parties. The BJP got 7.4% seats, but less than 1% seats. How did that happen? ऐसा कैसे हुआ? Votes and seats won by some major parties in Lok Sabha election of 1984 की बात हो रही है. कांग्रेस को 48% मिलते हैं, 415 सीट्स जीत लेती है. बीजेपी 7.4%, 2 सीट जीतती है सिर्फ. जनता 6.7% एंड सो ऑन. सो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में हम एक स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शंस को फॉलो करते हैं. इस सिस्टम के अंदर एंटायर कंट्री को हम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट करती है एक रिप्रेजेंटेटिव को, एंड कैंडिडेट जो सिक्योर करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं इलेक्टेड. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन दिस सिस्टम whoever has more votes than all other candidates, उसको हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं? इलेक्टेड डिक्लेयर कर देते हैं. ओके तो हम कह सकते हैं कि जो विनिंग कैंडिडेट होता है नीड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. इलेक्टोरल रेस में कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ अदर्स हु क्रॉस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द विनर. तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्टोरल रेस में कैंडिडेट जो दूसरों से आगे होता है, जो विनिंग पोस्ट को क्रॉस कर जाता है, सबसे पहले विनर होता है. तो इसको हम बोलते हैं प्लूरलिटी सिस्टम. दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. लेट अस नाउ गो बैक टू आवर एग्जाम्पल. Congress party won greater share of seats than its share of votes. 48% votes मिलते हैं but seats ज़्यादा लेती है, because in many of the constituencies in which its candidates won, they secured less than 50% of the votes. 50% से भी कम वोट वो जीतते हैं. अगर यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, विनिंग कैंडिडेट often gets much less than 50% of the votes. Votes that go to all the losing candidates go waste. But those candidates or parties get no seat from those votes. Suppose a party get only 25% of the votes in every constituency, but everyone else gets even less vote. In that case, party could win all the seats with only 25% votes or even less. अब आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. अब हम कंपेयर करते हैं कि कैसे इजराइल में इलेक्शन होता है. दैट्स फॉलोज अ वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. इजराइल में वंस द वोट्स आर काउंटेड, हर एक पार्टी को अलॉट किया जाता है शेयर ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन टू इट्स शेयर ऑफ वोट. जैसे 48% सीट्स एक पार्टी ए जीतती, 48% जो वोट्स है ए पार्टी को मिलता है, 50% जो है वो बी पार्टी को मिलता है, बाकी 2% सी को मिलता है. तो उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से उनको सीट्स दी जाती है. ईच पार्टी फिल्स इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग दोज मेनी ऑफ इट्स नॉमिनी फ्रॉम अ प्रेफरेंस लिस्ट दैट हैज बीन डिक्लेयर बिफोर द इलेक्शंस. तो अपने नॉमिनी को लेके आते हैं. ये जो सिस्टम होता है इलेक्शन का, इसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. इस सिस्टम में पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स. जितना प्रोपोर्शन होता है वोट्स का, उतना प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स पार्टी जीतती है.
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में दो वेरिएशन हो सकते हैं इन सेम कंट्रीज, जैसे इजराइल और नीदरलैंड। एंटायर कंट्री को हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह ट्रीट कर सकते हैं एंड सीट्स आर एलोकेटेड टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स इन द नेशनल इलेक्शन। हर एक कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह ट्रीट होती है और सीट्स जो है दिए जाते हैं पार्टी को उनके शेयर के हिसाब से। अदर मेथड इज व्हेन कंट्री को डिवाइड करते हैं हम सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जैसे अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल। हर एक पार्टी प्रिपेयर करती है अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। In both these variations, voters exercise their preference for a party and not a candidates. तो यहाँ पे वोटर क्या कर रहे हैं, अपना प्रीफरेंस पार्टी को दे रहे हैं, ना कि कैंडिडेट को। सीट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स पोल्ड बाय अ पार्टी। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वुड एंड डू बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड PR सिस्टम। हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अडॉप्ट किया है इंडिया में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इजराइल, इजराइल फॉलो करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर दैट इज नेसेट टेक प्लेस हर 4 साल बाद। हर एक पार्टी डिक्लेयर करती है कैंडिडेट्स की लिस्ट, लेकिन वोटर वोट करते हैं पार्टी के लिए, ना कि कैंडिडेट्स के लिए। पार्टी लेजिस्लेटर में सीट लेती है अपनी वोट्स के प्रोपोर्शन के हिसाब से। सो दिस इससे क्या होता है, जो छोटी पार्टीज भी होती हैं जिनको छोटा सपोर्ट होता है, उनको भी लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। पार्टी को एटलीस्ट 3.25% वोट्स लेनी होगी अगर उसको एलिजिबल होना है लेजिस्लेटर में सीट्स के लिए। इससे क्या होता है, मल्टी पार्टी कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। सो फॉलोइंग टेबल शो करती है रिजल्ट 2015 के इलेक्शंस का टू द नेसेट। बेस्ड ऑन दिस यू कैन फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स वेरियस पार्टीज गोट इन दैट इलेक्शन। तो यहाँ पे ये जियोनिस्ट कैंप, जॉइंट लिस्ट एंड देन यश आतिद, कुलानू, हबाइत, हाइहुदी, शाज, इजराइल, बेतनू, यूनाइटेड तोरा, जुडाइज्म, Israel's left, other parties, etc. So, on a limited scale for indirect elections, Constitution prescribe करता है third and complex variation of the PR system for the election of the president, vice president, and for the election to the Rajya Sabha and विधान परिषद। अब इसको हम देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं। फर्स्ट, पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कंट्री को छोटे छोटे ज्योग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज या डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एक रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। वोटर वोट्स करता है कैंडिडेट्स के लिए। पार्टी मे गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। एंटायर कंट्री मे बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ से हम एक ही रिप्रेजेंटेटिव को लेते हैं, बट PR में हम एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव को ले सकते हैं। एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ द वोट दैट इट गेट्स। Candidates who win the elections get majority of votes. Example Israel and Netherlands. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने बता दी। PR का जो सिस्टम है वो राज्यसभा के इलेक्शन में कैसे काम करता है। थर्ड वेरिएंट जो है PR का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शन। हर एक स्टेट के पास स्पेसिफिक कोटा होता है सीट्स का। राज्यसभा में मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो वोटर्स कौन होते हैं यहाँ पे, MLA होते हैं उस स्टेट में। हर एक वोटर, एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रीफरेंस। To be declared the winner, candidate must secure a minimum quota of votes which is determined by formula. जैसे टोटल वोट्स कितनी मिली है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इलेक्ट होने हैं
+1, देन पूरे पे +1। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 राज्यसभा के मेंबर्स को हमें इलेक्ट करना है, ओके, राज्यसभा के 4 मेंबर्स को हमें इलेक्ट करना है और इनको 200 एमएलएज इलेक्ट करेंगे राजस्थान में। सो विनर वुड रिक्वायर 200, जो टोटल वोट्स उसको पड़ेंगी, डिवाइडेड बाय कितने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है, +1, देन टोटल में +1। जब वोट्स को काउंट करा जाता है तो इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, जो हर एक कैंडिडेट सिक्योर करता है, और विच द कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स। So if after the counting of all first preference votes required number of candidates फेल हो जाते हैं फुलफिल करने के लिए कोटा, कैंडिडेट जो सिक्योर करते हैं लोवेस्ट वोट्स ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसकी वोट फिर ट्रांसफर हो जाती है उनको हु आर मेंशन्ड एज सेकंड प्रेफरेंस ऑन दोज बैलेट पेपर्स। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ठीक है, अब बात यह है कि इंडिया ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FTP क्यों अडॉप्ट किया। आंसर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेस इफ यू हैव केयरफुली रीड द बुक्स एक्सप्लेनिंग द राज्यसभा इलेक्शन। आपने नोटिस किया होगा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है जो छोटी कंट्रीज में ही काम करता है, बट वुड बी डिफिकल्ट टू वर्क इन अ सब कॉन्टिनेंटल कंट्री जैसे इंडिया में। रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस ऑफ FTP सिस्टम इज इट्स सिंप्लिसिटी है। एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर्स who may have no specialized knowledge about politics and election. So there is also a clear choice presented to the voters at the time of election. वोटर्स को सिंपली एक कैंडिडेट्स को वोट करना है या फिर पार्टी को while voting उनको देखना है। वोटर्स को डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स वोटर्स में आइदर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द पार्टी या फिर कैंडिडेट्स को, या फिर बैलेंस कर सकते हैं दोनों का। FTP सिस्टम ऑफर करता है वोटर्स को एक चॉइस, पार्टीज के बीच में ही नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के बीच में ही। इलेक्टोरल इन अदर इलेक्टोरल सिस्टम स्पेशली PR सिस्टम वोटर्स आर ऑफन आस्क्ड टू चूज अ पार्टी एंड द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट। पहले पार्टी को चुना जाता है, फिर रिप्रेजेंटेटिव बाद में आते हैं। एज ए रिजल्ट कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जो रिप्रेजेंट करता है, रिस्पॉन्सिबल है एक लोकेलिटी के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम में जैसे FPTP में वोटर्स को पता है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है और उसको वो अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, राइट। So these members of the ruling party are trying to listen to the tiny opposition. Was this the effect of our electoral system? मोर इम्पोर्टेंटली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे उन्हें भी ये लगा कि PR बेस्ड इलेक्शन सूटेबल नहीं होगा एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेसिकली। सो वी शैल स्टडी द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव नेक्स्ट चैप्टर में। दिस सिस्टम रिक्वायर्स दैट एग्जीक्यूटिव हैज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव हैज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटर। यू विल नोटिस दैट PR सिस्टम प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्लियर मेजोरिटी बिकॉज सीट्स इन द लेजिस्लेटर would be divided on the basis of share of votes. FPTP जो है वहां पे क्या होता है, लार्जेस्ट पार्टी या फिर कोलिएशन भी आ सकती है, राइट। सो मोर देन देयर शेयर ऑफ वोट्स वुड अलाउ। दस दिस सिस्टम पॉसिबल बनाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को ताकि वो स्मूथली फंक्शन कर सके एंड इफेक्टिवली बाय फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। फाइनली FPT सिस्टम एनकरेज करता है वोटर्स को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स से कि वो एक साथ आए, इलेक्शन विन करे लोकेलिटी में। डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया PR सिस्टम एनकरेज करेगा हर एक कम्युनिटी को कि वो अपना खुद का नेशन वाइड पार्टी बनाए। सो दिस मे ऑल्सो हैव बीन एट द बैक ऑफ द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कंफर्म द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। FPT system has proved to be simple and familiar to ordinary voters. It has helped larger parties to win clear majorities at the center and the state level. सिस्टम ने डिस्करेज किया है पॉलिटिकल पार्टीज को दैट गेट ऑल देयर वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी। नॉर्मली जो वर्किंग होती है FPTP सिस्टम की रिजल्ट करती है 2 पार्टी सिस्टम। इसका मतलब होता है कि 2 मेजर कॉम्पिटिटर्स होते हैं पावर के लिए। पावर इज ऑफन शेयर्ड बाय दीज 2 पार्टीज ऑल्टरनेटली। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर न्यू पार्टीज और थर्ड पार्टी टू एंटर द कॉम्पिटिशन एंड शेयर पावर।
इन दिस रेस्पेक्ट एक्सपीरियंस जो एफपीटी सिस्टम का स्लाइटली डिफरेंट है। इंडिपेंडेंस के बाद हमने अडॉप्ट किया था एफपीटी सिस्टम को, तो देयर इमर्ज वन पार्टी डोमिनेंस एंड अलोंग विद इट there existed many smaller parties. After 1989 इंडिया विटनेस कर रही है फंक्शनिंग किसका, मल्टी पार्टी कोलिएशन का। एट द सेम टाइम ग्रेजुअली बहुत सारे स्टेट्स में टू पार्टी कॉम्पिटिशन भी इमर्ज हो रहा है। बट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंडियाज पार्टी सिस्टम इज दैट राइज ऑफ कोलिएशन हैज मेड इट पॉसिबल फॉर न्यू एंड स्मॉलर पार्टीज टू एंटर इनटू इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इन स्पाइट ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर लेक्चर पसंद आ रही है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।